वर्ल्ड वार 3 देखते हैं आगे इस वीडियो में क्या पूरा डिटेल्स। 7 अक्टूबर 2023 सुबह 6:30 बजे जब इजराइल की आधी आबादी सो रही थी, तब उन पर अचानक से एक साथ 3 दिशाओं से हमला शुरू हो गया। आसमान से इजराइल पर 5000 रॉकेट्स फायर हुए और उसी पल इजरायली कोस्ट से स्पीड बोट से टेररिस्ट उतरकर ओपन फायर करने लगे। और जमीन पर क्या हाल हुआ? ये है इजराइल की वर्ल्ड्स बेस्ट एंड मोस्ट सिक्योर्ड हाईटेक बॉर्डर सिस्टम, जिसको हमास के बुलडोजर्स दिन दहाड़े तोड़कर इजराइल में दाखिल होने लग गए। लेकिन फ्रेंड्स, एक मिनट, एपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस पूरे अटैक की खबर इजरायली सीक्रेट एजेंसी मुसाद को कई महीनों पहले ही लग गई थी। इनफैक्ट हमें हमारे रिसर्च में तक अप्रैल 2023 का एक वॉल स्ट्रीट जर्नल का इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट मिल गया, जिसने अटैक से 6 महीने पहले ही क्लियरली प्रूफ्स के साथ ये प्रेडिक्ट किया था कि हमास इजराइल पर जंग छेड़ने वाला है। सो आखिर कैसे इसके बावजूद मुसाद, जो कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मानी जाती है, इतने बड़े हमले से अपने देश को बचा नहीं पाए? एंड let me also introduce a very shocking fact over here. Even though most of the media channels ये claim कर रहे हैं कि इस हमले में सिर्फ और सिर्फ हमास का हाथ था, the true reality is इस हमले के पीछे ईरान का मास्टरमाइंड था। सो फ्रेंड्स, क्योंकि अब ये दोनों ही वॉर टोन कंट्रीज ने अपने अपने साइड्स चुन लिए हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि इन दोनों ही कंट्रीज को इनके एलाइज सपोर्ट करने आए और आगे जाके मामला एस्केलेट हो और कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 का एक ट्रिगर ना बन जाए? देखो, इजराइल में फिलहाल क्या सिचुएशन चल रही है ये तो आप ऑलरेडी जानते हो, हर एक वीडियो इसी को कवर कर रहा है। लेकिन शायद ही आप ये जानते होंगे कि मुसाद का इंटेल फेलियर एग्जैक्टली कहां पर हुआ और हमास और ईरान ने मिलकर मुसाद के नाक के नीचे से कैसे इतने बड़े मिशन को अंजाम दे दिया। So let's start. There's a long relationship between Iran and Hamas. In fact, Hamas wouldn't be around in the way that it is without the support that it's received from Iran over the years. ये है इजराइल का मैप, जिसके साउथ वेस्ट पार्ट में है गाजा स्ट्रिप और ईस्टर्न पार्ट है वेस्ट बैंक। अब ये दोनों भी रीजन्स को पैलेस्टाइन अपना क्लेम करता है, जिसमें इजरायली ऑक्यूपेशन है। अब पैलेस्टीन के ये दोनों भी रीजन्स में एक गवर्नमेंट भी नहीं है। वेस्ट बैंक पर रूल करती है पॉलिटिकल पार्टी फतेह और गाजा स्ट्रिप पर रूल करती है एक यूएस और ईयू डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास। अब वापस से जरा ये मैप देखिए। पैलेस्टाइन का हमला शुरू हुआ गाजा स्ट्रिप से लगे इन इजरायली बॉर्डर रीजन्स पर, लेकिन अभी ये हमला तेल अवीव, जो कि इजराइल की फॉर्मर कैपिटल सिटी है, वहां तक पहुंच चुका है, जहां पर सिविलियन से भारी मात्रा में कॉन्सेंट्रेटेड। अब जस्ट टू रीइटरेट सम कॉमन फैक्ट्स, इजराइल जेरूसलम को अपना कैपिटल सिटी मानता है, बट दुनिया नहीं मानती है, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज। वो सभी कंट्रीज मानते हैं कि तेल अवीव ही इजराइल का कैपिटल है। और अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस पूरे अटैक को 3 मेजर एंटिटीज ने अंजाम दिया। पहला, खुद पैलेस्टाइन बेस्ड टेरर ग्रुप हमास। दूसरा, लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह, जो कि लेबनीज गवर्नमेंट में एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है और मिडिल ईस्ट की एक प्रोमिनेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और तीसरा, और इस पूरे प्लानिंग का मास्टरमाइंड ईरान देश। यहां पर एक बात बता दूं, यूएस गवर्नमेंट खुद कहती है कि ईरान दोनों हमास और हिजबुल्लाह को बैक करता है और स्पेसिफिकली इस पूरे ऑपरेशन को ईरानियन मिलिट्री की एलीट कुड क्यूयूडी फोर्सेस ने लीड किया, जो कि ईरान के मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए फॉरेन टेरिटरीज में ऑपरेट करती है। यानी कि सिंपल शब्दों में, क्यूयूडी फोर्सेस ईरानियन गवर्नमेंट का वो टूल है जो टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है और जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशंस में अपने पक्ष को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। जैसे मैंने बताया था, हम जब इस मुद्दे पर रिसर्च कर रहे थे, तब हमें अप्रैल 2023 की वॉल स्ट्रीट जर्नल में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट मिली, जिसके अनुसार अप्रैल 2023 में ही ईरान ने बेरूट, लेबनान के अपने एम्बेसी में हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स के साथ एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग को होस्ट कर रहे थे ईरान के कुड फोर्सेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी। इस मीटिंग में जनरल कानी ने मौजूद लोगों को यह बताया कि ईरान के पास ऐसी इंटेल है कि इजराइल हमास के लीडर्स को मारने का प्लान कर रहे हैं और इसीलिए इजराइल के अटैक करने से पहले हमास ही इजराइल पर अटैक कर दे। अब यह बात सुनकर गुस्से की आग में हमास तुरंत तैयार हो गया और इस अटैक के लिए ईरान ने हमास से कहा कि हिजबुल्लाह भी उनकी मदद करेगा। अब यह पहली बार था जब हमास, जो कि एक सुन्नी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और हिजबुल्लाह, जो कि एक शिया टेरर आउटफिट है, उन दोनों के बीच में कोऑपरेशन की डील हुई हो। जैसे ये डील फाइनल हुई, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि इजराइल पर अटैक करने के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू हो चुके हैं। अब अप्रैल के बाद बेरूट में लगातार कई सारे मीटिंग्स हुए और वॉल स्ट्रीट जर्नल बताता है कि अगस्त में इन मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी बाई वीकली हो गई थी। और
इन अगस्त की मीटिंग्स में जनरल इस्माइल कानी के साथ खुद हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दैफ और हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह भी शामिल थे। इसी रिपोर्ट में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी रिवील किया कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान भी लगभग 2 मीटिंग्स में शामिल हुए थे और इन्हीं सीरीज ऑफ मीटिंग्स में ही मोस्टली अटैक्स का एक ऐसा ब्लूप्रिंट रेडी हुआ जिसका मंजर आज हमारे सामने है। अब तक फ्रेंड्स यानी 10 अक्टूबर 2023 शाम 6:30 बजे तक ईरान के इस प्लान की वजह से 900 प्लस इजरायलीज की मौत हो चुकी है और 2500 प्लस इजरायलीज घायल हो चुके हैं। इमेजिन सच अ ह्यूज लॉस फॉर देयर फैमिलीज। लेकिन फ्रेंड्स अगर ऐसी कोई अनहोनी हमारे साथ घटती है तो आप जानते हैं ना इंडिया में मेडिकल एक्सपेंसेस कितना ज्यादा है। इंडिया के टॉप हॉस्पिटल्स का अगर आप पर डे सिर्फ बेड का खर्चा लोगे दैट इज अराउंड 45,000 to 50,000 पर डे। सिर्फ एक रूम का खर्चा, माइंड यू, मेडिकल एक्सपेंसेस सब अलग। और इसीलिए इट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल कि आपके पास लाइफ के ऐसे अनसर्टेनिटीज में भी सर्टन होने का कोई प्लान हो जिसका एक सोल्यूशन हो सकता है गारंटीड सेविंग्स प्लान बाय मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। इसमें आपको मिलेगा लाइफ कवर एंड दैट टू टैक्स फ्री, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है डुअल टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C एंड 10D। मैक्स लाइफ अपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको देता है 100% गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न्स ऑफ अप टू 7.5% विद अ लाइफ कवर। एंड नाउ ऑफ कोर्स कुछ लोग बोलेंगे इससे अच्छा बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन बैंक में इंटरेस्ट रेट्स काफी फ्लक्चुएट करते रहते हैं, मगर यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। सो अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए फ्रेंड्स मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी। नाउ फ्रेंड्स कमिंग बैक टू द टेररिस्ट अटैक ब्लूप्रिंट, सो मोस्टली डिस्कशन इसके अराउंड हुआ कि इजराइल पर एयर, सी और लैंड तीनों माध्यम से अटैक किया जाएगा, जिसमें हमास टेररिस्ट एयर पैराग्लाइडर्स का यूज करते हुए इजरायली बॉर्डर में एंटर करेंगे और लैंड से एंटर करने के लिए सबसे पहले बुलडोजर्स से इजरायली फेंसेस को गिराया जाएगा। उसके बाद मिलिटेंट्स बाइक और कार से इजरायली टेरिटरी में दाखिला दे देंगे और दूसरी तरफ समुद्र से भी स्पीड बोट्स के थ्रू इजरायली रीजन्स में अटैक किया जाएगा। नाउ इन अटैक्स के लिए ईरान ने केवल ग्रुप्स के बीच कोऑर्डिनेशन का ही काम नहीं किया, बल्कि ईरान ने यह भी वादा किया था कि वो इस अटैक के लिए सारे नेसेसरी टूल्स भी अवेलेबल करवाएं। जैसे कि आर्टिकल्स के हिसाब से ईरान ने मेडिटेरेनियन पोर्ट्स और इराक के थ्रू गाजा में इस अटैक के लिए लगने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स डिलीवर करवाए। और इस पूरे अटैक में हिजबुल्लाह का ये रोल था कि वो इजराइल के नॉर्दर्न टेरिटरी यानी कि लेबनान से मिसाइल्स फायर करेंगे। अब प्लान तो काफी वेल थॉट था, लेकिन हमास का इतने सीक्रेटिव तरीके से प्लान करना और इसकी एक भनक तक मोसाद को नहीं होना, ये शायद तक हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि रिपोर्ट्स की अगर माने तो मोसाद को ऑलरेडी इस हमले के बारे में पहले से ही पता था। दरअसल एक इजिप्शियन इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एपी न्यूज को 9 अक्टूबर को बताया कि इजिप्ट ने ऑलरेडी काफी पहले ही इजराइल को वार्न किया हुआ था कि जल्द ही इजराइल में कुछ बड़ा हादसा होने वाला है। पर ऑफिसर्स का यह कहना है कि शायद इजराइल ने इस वार्निंग को लाइटली लेते हुए इग्नोर किया। अब इसे मोसाद और इजरायली गवर्नमेंट का ओवर कॉन्फिडेंस कहें या फिर लैक्स बिहेवियर, बट ये उनका सबसे बड़ा फेलियर था। दूसरे फेलियर की अगर बात करें तो वो था उनका टेक्नोलॉजिकली हाईली सिक्योर्ड बॉर्डर को हमास द्वारा बाईपास करना। वेल, इजरायली बॉर्डर प्रोटेक्शन सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम माना जाता है, इतना कि खुद यूएस भी अपने मेक्सिको बॉर्डर्स के लिए इजरायली बॉर्डर टेक अपनाता है। उनका फेंसिंग सिस्टम ह्यूमन से ज्यादा टेक ड्रिवन है, जैसे हाई क्वालिटी लॉन्ग रेंज डे कैमरास, नाइट ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स, 3rd जनरेशन थर्मल इमेजर्स, लॉन्ग रेंज डिटेक्शन रेडार्स और फेंसिंग पे इलेक्ट्रॉनिक टच और मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं। बट इन सबसे भी ज्यादा जबरदस्त फीचर जो उनके पास है वो है उनके अंडरग्राउंड सेंसर्स, जो टनलिंग अटेम्प्ट्स को तक डिटेक्ट कर लेते हैं तुरंत। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी आयरनी ये है कि इतना सब होने के बावजूद भी हमास टेररिस्ट सीधा बुलडोजर से बॉर्डर्स तोड़कर अंदर आ गए और फिर भी इजरायली फोर्सेस को भनक तक नहीं पड़ी। मतलब ये मानना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है कि इजराइल के केस में वाकई उसके साथ ऐसा हुआ हो। अब मेरे हिसाब से फ्रेंड्स पर्सनली ये एक बहुत ही हाई चांस है कि इजरायली सिस्टम को बाईपास करने के लिए किसी अंदरूनी बंदे ने ही इनकी मदद की हो। तीसरा इजरायली फेलियर यह है कि इजरायली फोर्सेस ने गाजा स्ट्रिप से लगे बॉर्डर को कंप्लीटली इग्नोर किया हुआ है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने आर्टिकल में यह बताया कि पिछले कुछ महीनों से इजरायली फोर्सेस वेस्ट बैंक में ऑपरेशंस कर रही थी और यही इजराइल की एक बड़ी गलती थी जिसकी वजह से हमास काफी इजीली अटैक कर पाया। पर फ्रेंड्स अब सवाल आता है कि आखिर पैलेस्टीनियन ग्रुप हमास ने इतने बड़े अटैक को अंजाम ही क्यों दिया। मतलब सब जानते हैं कि ज्यूज और अरब्स दोनों भी ये दावा करते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन का जो लैंड है वो उनका ओरिजिनल लैंड है,
लेकिन असल सच्चाई क्या है यहाँ पर? वेल, इसका आंसर हमें हिस्ट्री में मिलेगा। तो मॉडर्न डे इजराइल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था और वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर को हराने के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने इस लैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया। उस समय इस पूरे लैंड मास में मेजॉरिटी पॉपुलेशन अरब्स की थी और इसे पैलेस्टाइन बुलाया जाता था। हालांकि इस लैंड पर ज्यूज माइनॉरिटी में मौजूद थे, बट उस समय ज्यूइश कंट्री जैसी कोई डिमांड ही नहीं थी। लेकिन इसी लैंड मास पर ज्यूज का मास माइग्रेशन 1920 से 1946 के बीच शुरू हुआ, जब पूरे यूरोप में नाजी रूल के अंडर इनका मास परसिक्यूशन हो रहा था और काफी सारे ज्यूज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। इसी दौरान ये सब देखते हुए यूएसए ने इन परसिक्यूटेड ज्यूज को शिप्स में भरकर यूरोप से इजराइल सेटल कराना शुरू कर दिया। इस सब के वजह से ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के अनुसार लगभग 3.7 लाख ज्यूइश इमिग्रेंट्स 1920 से 1946 के बीच यूरोप से पैलेस्टीन आकर सेटल हो गए थे। इसके बाद ज्यूज ने यह कहना स्टार्ट कर दिया कि ये लैंड असल में उनके एंसेस्टर्स का था। सो ये उनका एंसेस्ट्रल लैंड हुआ और उनका सबसे प्रोमिनेंट होली प्लेस जेरूसलम भी इसी लैंड पर स्थित है और इस वजह से ये लैंड उनका ही हुआ। और अब क्योंकि ज्यूज हर जगह से परसिक्यूटेड थे, उनके खिलाफ काफी हेट फैल रहा था, तो उनके पास इस एक देश के अलावा और कोई भी देश नहीं था। जबकि अरब्स का कहना था कि ये लैंड उनके एंसेस्टर्स का है और क्योंकि वो इतने सालों से वहां पर रह रहे हैं तो राइटफुली ये भी उनका ही हुआ। और इस मुद्दे की वजह से ज्यूज और पैलेस्टीनियन अरब्स के बीच वायलेंट क्लैशेस होने लगे। इन क्लैशेस को खत्म करने के लिए यूएन ने 1947 में मेंबर वोटिंग करके ये डिसाइड किया कि पैलेस्टीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें एक पार्ट ज्यूइश कंट्री इजराइल होगा और दूसरा पार्ट अरब कंट्री पैलेस्टीन होगा। इस मैंडेट को ज्यूइश लीडर्स ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब लीडर्स ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच 2 बड़े वॉर्स 1947 और 1967 में लड़े गए। इन वॉर्स में इजराइल ने पैलेस्टीन के मेजर लैंड्स का टेक ओवर कर लिया और मेजॉरिटी पैलेस्टीनियंस सिर्फ 2 पॉकेट्स गाजा और वेस्ट बैंक में ही कॉन्सेंट्रेट हो गए। इसके बाद और वॉर ना हो, इसके लिए पैलेस्टाइन की मेजर पॉलिटिकल पार्टी पीएलओ पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के साथ ऑस्लो एकॉर्ड 1987 साइन किया, जो ये कहता है कि ज्यूज और अरब स्टेटस को मेंटेन करेंगे। लेकिन गाजा में एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इस एकॉर्ड से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का पैलेस्टीनियन लैंड चाहिए था पूरा का पूरा। ये ग्रुप और कोई नहीं बल्कि हमास था, जो आज तक लगातार इजराइल पर सुइसाइड बॉम्बिंग्स, रॉकेट फायर लॉन्चेस जैसे वायलेंट एक्ट्स कमिट कर रहा है। और 7 अक्टूबर 2023 का ये अटैक भी इसी डिमांड का एक पार्ट है। अब अचानक से 7 अक्टूबर को एक इतना बड़ा अटैक अल-अक्सा फ्लड इसीलिए हुआ क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ट्रिगर था। अप्रैल 2023 में इजरायली पुलिस द्वारा अल-अक्सा मॉस्क पर किया गया रेड। बात ऐसी है कि रमजान के महीने में सभी मुस्लिम वर्शिपर्स अल-अक्सा मॉस्क में जमा थे, जो इस्लाम का 3rd प्रोमिनेंट होली प्लेस है और जिसे पैलेस्टीनियंस एक नेशनल सिंबल भी मानते हैं। लेकिन इसी दौरान इस मॉस्क में इजरायली पुलिस ने रेड किया और 400 पैलेस्टीनियंस को अरेस्ट किया। इस रेड के दौरान कुछ पैलेस्टीनियंस को बुरी तरह से पीटा भी गया था, जिसके विरोध में गाजा से इजराइल पर कुछ रॉकेट्स भी फायर किए गए थे और इसीलिए 7 अक्टूबर के अटैक का नाम भी उन्होंने इसका बदला लेते हुए अल-अक्सा फ्लड रखा। लेकिन अब मूविंग फॉरवर्ड, इस सिचुएशन को देखते हुए इस पूरे इशू के 3 मेजर पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। पहला ये कि इजराइल अब गाजा स्ट्रिप को इन्वेड कर देगा। देखो, पीएम नेतान्याहू ने तो खुद बोल दिया है कि इजराइल इज अंडर वॉर। हमास को इसका एक हेवी प्राइस पे करना पड़ेगा और वो उन पे ऐसा एक्शन लेंगे कि कई सालों तक इजरायलीज को हमास से प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट ने हमास द्वारा किए गए अटैक के दूसरे दिन यानी कि 8 अक्टूबर 2023 को हमास पर वॉर डिक्लेयर कर दिया और ये ऑर्डर्स जारी किए कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा पर सिग्निफिकेंट मिलिट्री स्टेप्स उठाएं। सिक्योरिटी कैबिनेट से ये ऑर्डर्स मिलते ही इजरायली मिलिट्री और एयरफोर्स ने गाजा में अब तक 800 प्लस टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सबसे पहले आईडीएफ ने गाजा बॉर्डर के नजदीक वाले 5 इजरायली टाउन्स को इवैक्यूएट यानी कि खाली करवा दिया और फिर इजरायली मिलिट्री ने गाजा बॉर्डर्स पर लाउड स्पीकर से पैलेस्टीनियंस को वार्न करते हुए अनाउंस किया कि अपने घरों को खाली कर दो। और फिर इजराइल ने एक बड़ा स्टेप लेते हुए गाजा से पानी, खाना और पावर सप्लाई ही कट ऑफ कर दिया। एंड माइंड यू, ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में किया। नाउ द गार्जियन न्यूज के मुताबिक इजराइल में एक ही बात चल रही है कि आईडीएफ अब गाजा को इन्वेड कर ले। इनफैक्ट पीबीएस न्यूज में डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि सिक्योरिटी कैबिनेट का सिग्निफिकेंट मिलिट्री स्टेप्स, ये एम्बिगुअस ऑर्डर कहीं ना कहीं इजरायली फोर्सेस के लिए एक फ्री हैंड है।
प्लस पीएम नेतान्याहू के ओपन स्टेटमेंट्स भी इसी को हिंट कर रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमास, जिनका ऑब्जेक्टिव ही इजराइल को मिटाना है, उस कोर ऑब्जेक्टिव को हमास इस अटैक से पूरा कर दे। बॉर्डर क्रॉस करते ही हमास फोर्सेस ने इजराइल के मिलिट्री इंस्टॉलेशन, टाउन्स और विलेजेस को कब्जा करना शुरू कर दिया और ये अटैक इजराइल के लिए इतना अनएक्सपेक्टेड था कि शुरू में इजरायली फोर्सेस डिटर करने में भी हेल्पलेस थे। हमास के डेप्यूटी चीफ सलाह अल रौरी ने इस अटैक के पीछे का ये मोटिव बताया कि वो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छुड़ाना चाहते हैं। प्लस हमास इजराइल और वेस्ट बैंक में रह रहे पैलेस्टीनियंस को भी ये कहकर प्रोवोक कर रहा है कि यही सही वक्त है हथियार उठाकर लड़ने का। ऊपर से हमास के सपोर्ट में हिजबुल्ला टेरर ग्रुप ने भी नॉर्दर्न इजराइल पर रॉकेट्स फायर करना शुरू कर दिया है और हिजबुल्ला का सीनियर ऑफिशियल हाशिम सफाईदीन ने हमास को सपोर्ट करते हुए कहा कि हमारे गन्स और रॉकेट्स पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप के साथ है। सो एक्सपर्ट्स के हिसाब से हमास और हिजबुल्ला इजराइल को 2 फ्रंट वॉर में डाल सकते हैं और अगर ये दोनों शिया और सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आ जाते हैं और एक्टिवली फाइट करते हैं तो इससे इजराइल के लिए आगे जाकर काफी प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वापस से इजराइल वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड का वॉर हो जाएगा। अब यूएस के सपोर्ट होने की वजह से इजराइल शायद से कोलैप्स तो नहीं होगा। नाउ इस पूरे इशू का एक इफेक्ट ये भी है कि मिडिल ईस्ट में अब एक मिनी वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यूएस ने अपना फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल की मदद के लिए भेज दिया है। इसमें छोटी वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स का कॉन्वॉय भी इंक्लूडेड है। जो बाइडेन और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने क्लियरली ये कह दिया है कि यूएस इजराइल के साथ फर्मली खड़ा हुआ है और इजराइल को यूएस आगे भी एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेगा। अब यूएस के रिटेलिएशन में ईरान भी खड़ा हो गया। पीबीएस न्यूज ने यह रिपोर्ट किया कि ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रैसी ने हमास के लीडर इस्माइल हनीये और जियाद अल नखाला को फोन करके इजरायली अटैक को प्रेज किया। इवन 8 अक्टूबर को ईरान की पार्लियामेंट में डेथ टू इजराइल ऐसे नारे लीडर्स ने लगाए और ईरानियन ऑफिशियल्स ने इजराइल को सीधे धमकी दे दी कि अगर इजराइल ने हम पर कोई भी अटैक किया तो लेबनान, यमन और ईरान से ईरान सीधा मिसाइल स्ट्राइक करना शुरू कर देगा और ईरानियन फाइटर्स को भी इजराइल में डिप्लॉय कर दिया जाएगा। सो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, इस पूरे इशू को देखते हुए ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच का इशू बिल्कुल नहीं है। अब इसमें एक्सटर्नल पावर्स भी साइड पिक कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड फ्रेंड्स, इजराइल पर हुआ ये अटैक, हाई टाइम है कि कंट्रीज को अब टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ सीरियस स्टेप्स लेने होंगे और ना कि सिर्फ अटैक होने के बाद विक्टिम कंट्री के लिए सपोर्ट भेजना चाहिए। इस ग्लोबल एंटी टेररिज्म मूवमेंट में इंडिया का भी एक काफी प्रोमिनेंट रोल हो सकता है, क्योंकि इंडिया खुद भी ऐसे टेररिज्म का शिकार लंबे समय से रहा है और इसीलिए इंडिया को यहां पर लीड लेते हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरह एंटी टेररिज्म अलायंसेस भी इनिशिएट करने चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया का फिलहाल स्टैचर काफी प्रोमिनेंट होते जा रहा है, जिसका एक पुख्ता सबूत कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडेव का सिचुएशन आफ्टर सपोर्टिंग खालिस्तान है कि यूएस भी उसे डायरेक्टली नहीं सपोर्ट कर रहा। आज खुद इंडिया अपने ऊपर हो रहे खालिस्तानी टेररिज्म के अगेंस्ट G7 कंट्री कनाडा के ऊपर क्रैकडाउन कर रहा है और सिर्फ इस क्रैकडाउन से उनके पीएम जस्टिन ट्रूडेव को इस्तीफा देने की नौबत आ गई है। इस पूरे इशू को मैंने डिटेल में इस वीडियो में यहां पर कवर किया है, जिसे आप क्लिक करके पूरे मामले को समझ सकते हो। अब इजराइल हमास के इन अटैक्स को कैसे रिटेलिएट करेगा, आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? कमेंट्स में बताना अपनी राय। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को चेकआउट जरूर करना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचते रह सके। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद। इजराइल जमीन से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जब तक कि इजराइल रहेगा फलस्तीनियों को ज़िंदगी नहीं रहेगी। ये हमास जो किया है उसका तो सज़ा उसको मिल रही है, मगर फलस्तीनियों को नहीं, सज़ा नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, फ़लस्तीन एक कंट्री है। जब ये वीडियो देख रहे थे उसमें भी बता रहे थे पहले फ़लस्तीन फलस्तीनियों का था पूरे का पूरा। इजराइल कब्ज़ा किए हुए हैं, वो कुत्ते हैं। वो इजराइल को ज़िंदगी में कोई लैंड नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को जो नरसंहार हुआ उनके साथ, कहीं ना कहीं हिटलर सोच रहा था इसके बारे में, ऐसा ही होएगा, इसीलिए हिटलर इसने इतना बड़ा काम किया। तो इजराइलियों को अपनी फ़लस्तीनी की लैंड छोड़ना पड़ेगा, तभी इस दुनिया में सुकून आएगा, नहीं तो इनको इस तरह से भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अपनी ज़मीन कब्जा करके कोई भी सुकून से नहीं बैठेगा ना। दूसरी बात ये रही कि ये लोग आतंकवादी बोल रहे हैं हमास को, ये गलत बात है ना।
ये सब सरासर गलत बात है, क्योंकि आप कोई आपका घर कब्जा कर लिया, उसको छुड़ाने आप जाएंगे तो उसको आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? ये गलत बात है। कहीं भी ये बात सुनेंगे तो उसको गलत बोलना चाहिए। हमास एक लड़ाकू लोग हैं, अपनी ज़मीन को छुड़ाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो वो एक तरह से जंग में है। वो आतंकवादी नहीं कह सकते। जो बोलने वाले वो गद्दार हैं, आतंकवादी वो हैं।